शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग जिगलर। खंड 4 अध्याय 1 भाग 2। जीवन मूल्यवान है। हमारे देश के आराम घरों में एवं वृद्धाश्रमों में एक असाधारण बात देखने में आती है। छुट्टियों तथा विशेष दिनों जैसे कि शादी की वर्षगांठ और जन्मदिन से पहले वहां पर मृत्यु दर आश्चर्यजनक रूप से घट जाती है। बहुत से लोग एक और क्रिसमस, एक और वर्षगांठ, एक और 4 जुलाई आदि जी लेने का ध्येय निर्धारित कर लेते हैं। आयोजन के फौरन बाद जब ध्येय प्राप्त हो चुका तो जीने की इच्छा घट जाती है और मृत्यु दर बढ़ जाती है। हाँ, जीवन मूल्यवान है और सिर्फ तब तक चलता है जब तक कि जीवन के पास उद्देश्य के रूप में कुछ मूल्यवान है। जीवन के ध्येय महत्वपूर्ण हैं और वस्तुतः हर कोई इस बात को जानता है। फिर भी अपनी मर्जी से या ये उदासीनता है कि सड़क पर औसत आदमी अर्थपूर्ण विशिष्ट व्यक्ति बनने के बजाय भटकती भीड़ के पीछे चलने का न्यूनतम प्रतिरोध करके जीवन में बेकार फिरता है। स्वर्गीय मैक्सवेल मार्च ने एक पुस्तक लिखी है जिसे मैं आपको पढ़ने के लिए नहीं बल्कि निगल जाने का सुझाव देता हूँ। इसे अपना और अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। पुस्तक का शीर्षक है साइको साइबरनेटिक्स। ये मुश्किल शीर्षक है परंतु वास्तविकता में ये एक सरल, सुंदर ढंग से लिखी हुई और आसानी से समझी जाने वाली पुस्तक है। मार्क्स कहता है कि आदमी काम करने के मामले में एक साइकिल की तरह है। जब तक वो किसी उद्देश्य, किसी ध्येय की ओर आगे नहीं बढ़ रहा है, वो लड़खड़ाने वाला है और गिरने वाला है। ध्येय एक जीतने वाला घोड़ा हो सकता है। जूली अपने घोड़े आयरिश को प्यार करती थी, परंतु इस वक्त वो क्रोधित थी, आहत थी, निराश थी, कुंठित थी, थकी हुई, निरुत्साहित व खिन्न थी। हफ्तों से उसने उस घोड़े को इस बड़े प्रदर्शन के लिए साफ किया, सिखाया, उस पर काम किया और उसे प्रशिक्षण दिया। इस विशेष दिन पर वो सुबह 3 बजे उठ गई थी और आयरिश को उसने अंतिम बार हर बात सिखाई। आयरिश की गर्दन के बाल पूरी तरह से गुंथे हुए थे। उसकी पूंछ कला का एक नमूना थी। उसके शरीर का रंग पॉलिश किए हुए स्टील की तरह चमक रहा था। उसके पेट का उभार सूरज की रोशनी में चमक उठा था। काठी और लगाम को साफ करके पॉलिश की गई थी और जूली पूरी तरह से त्रुटि रहित परिधान पहने जब इस बड़े आयोजन के क्षेत्र में प्रविष्ट हुई तो ऐसी लग रही थी मानो वो एक नन्ही गुड़िया हो। तो फिर हुआ क्या? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। आयरिश, जिसे कूदने वाला घोड़ा माना जाता था, नहीं कूदा। सच तो ये है वो उछला भी नहीं। जूली के लिए सैकड़ों घंटों की कड़ी मेहनत और रिबन का सपना सब खत्म हो गया जब उसके घोड़े ने पहली कूद को ही 3 बार इनकार कर दिया और वो अयोग्य घोषित हो गया। जैसा कि मैंने दूसरे भाग में इंगित किया है, जब आप कुंठित होते हैं तो आप या तो अपने हाथों को मरोड़ सकते हैं और जो कुछ आपके पास है उसे खो सकते हैं, या अपनी आस्तीनें चढ़ा सकते हैं जो आप चाहते हैं उसे पा सकते हैं। 16 वर्ष की आयु और 100 पाउंड से भी कम वजन की जूली जिगलर ने अपनी आस्तीनें चढ़ाने का और जो वो चाहती थी उसे पाने का निश्चय किया। एक ऐसा घोड़ा जो विजेता हो। उसने आयरिश का मूल्य तय किया, अखबार में विज्ञापन दिया, मोल भाव तथा घोड़े की अदला बदली की, बातों से परहेज किया और जब तक कि उसका मुंह मांगा मूल्य उसे नहीं मिल गया, उसने अपनी रकम को बचत खाते में डाला और दूसरे मनचाहे घोड़े की तलाश शुरू की। उसने स्थानीय घुड़सालों का दौरा किया, स्थानीय प्रदर्शनियों में गई, घोड़ों पर प्रकाशित उपलब्ध सारी सामग्री पढ़ी, जब तक कि उसे अंततः बटर रम नाम का खूबसूरत 2 वर्षीय नस्लदार घोड़ा नहीं मिला। ये जूली और बटर रम का पहली नज़र में विशुद्ध प्यार का मामला था, परंतु इसमें थोड़ी अड़चन थी। बटर रम की कीमत जूली के पास आयरिश की बिक्री से प्राप्त धन से काफ़ी अधिक थी और उसने अपनी मम्मी और डैडी को इस कीमत के अंतर के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने से रोक दिया। इस स्थिति ने सिर्फ उसकी दौड़ को थोड़ा धीमा किया, क्योंकि जूली एक ऐसी लड़की है जो मानती है कि यदि आप कुछ चाहते हैं तो आपको कुछ करना चाहिए। वो ध्येय प्राप्त करने के मूल सिद्धांत में भी विश्वास रखती थी कि आप उतनी ही दूर जाते हैं जितनी दूर तक आप देख सकते हैं, और जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो हमेशा और आगे देख पाएंगे। आयरिश की बिक्री से प्राप्त धन से और बाकी को किश्तों के में भुगतान करने की योजना के तहत उसने बटर रम को खरीद लिया। फिर उसने किश्तों का भुगतान करने के लिए धन कमाने हेतु नौकरी कर ली। उसने बटर रम को प्रशिक्षण दिलाया और इसके लिए व्यावसायिक सहायता के मूल्य का भुगतान भी स्वयं ही किया। उसने उस पर और अपने पर कड़ी मेहनत की। जल्दी ही बटर रम और जूली रिबन जीतने लगे। जूली के कमरे की दीवार सभी रंगों के रिबन से ढकी पड़ी है और उसे बटर रम के लिए जितने मूल्य में उसने उसे खरीदा था उससे 4.5 गुना अधिक मूल्य के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इस कहानी के बारे में रोचक बात,
इससे दीगर कि ये मेरी छोटी सी लड़की के बारे में है। ये है कि ये हमें पुनः बताती है कि यदि हम किसी चीज़ को बुरी तरह से चाहते हैं तो उसे हमें अपना एक निश्चित ध्येय बना लेना चाहिए। जब हम इसके पीछे इस तरह लग जाते हैं मानो हम असफल हो ही नहीं सकते, तो बहुत सी चीज़ें हमारी मदद करने के लिए होने लगेंगी, हम असफल ना हों। शक्ति का प्रयोग कीजिए। कई वर्षों पहले मुझे नियाग्रा झरनों के ऊपर से होकर जाने वाली हवाई यात्रा का पहली बार सौभाग्य मिला। जैसे ही हम झरनों पर पहुंचे, एयरक्राफ्ट के कैप्टन ने इंटरकॉम पर घोषणा की, देवियों और सज्जनों, आपकी बाईं ओर नियाग्रा झरने हैं। आप में से जिन लोगों ने इन झरनों को कभी भी हवाई जहाज से नहीं देखा, वे एयरक्राफ्ट के बाहर बाईं ओर जाएं। ये एक विहंगम दृश्य है। मैंने सलाह मानी और हालांकि झरने मीलों दूर थे, फिर भी हवा में सैकड़ों फुट ऊपर उठती फुहार को देखकर मैं नियाग्रा की विशाल शक्ति को महसूस कर पाया। जब मैंने उन फुहारों को और उन झरनों को गौर से देखा तो मेरे दिमाग में एक विचार आया। हजारों सालों से अनकहा करोड़ों टन पानी ऊपर उठकर फिर 180 फुट तक गिरकर वस्तुतः अस्तित्वहीनता में बह गया। फिर एक दिन एक आदमी योजनापूर्वक उस विशाल शक्ति के एक हिस्से को काम में लाया। उसने गिरते हुए पानी के एक हिस्से को एक निश्चित लक्ष्य की दिशा दी एवं उद्योग के पहिए चलाने के लिए करोड़ों किलोवाट घंटे बिजली पैदा की। हजारों घर रोशन हो गए, टनों खाद्य पदार्थों का उत्पादन होने लगा और अनेक सामग्रियों का निर्माण व वितरण होने लगा। शक्ति के इस नए स्रोत के फलस्वरूप नौकरियों के नए दरवाजे खुले, बच्चे शिक्षित हुए, सड़कों एवं अस्पतालों का निर्माण हुआ। लाभों की सूची लगभग अनंत है और ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि एक आदमी ने योजनापूर्वक नियाग्रा की शक्ति के हिस्से को एक निश्चित लक्ष्य या ध्येय की ओर निर्देशित किया। यही है जो मैं आपसे करने को कह रहा हूँ। ध्येय किसके लिए? शब्दकोश के अनुसार ध्येय का अर्थ लक्ष्य या उद्देश्य है। ये एक योजना है, कुछ ऐसी चीज है जिसे आप करने की आशा रखते हैं बिना किसी संकोच के। मेरा कहना है कि आप कोई भी हो, कहीं भी हो और आप कुछ भी करते हो, परंतु आपके पास ध्येय होने ही चाहिए। जेसी पेन्नी ने इसे सुंदर ढंग से कहा है, मुझे ध्येय रखने वाला एक स्टॉक क्लर्क दे दीजिए और मैं आपको एक ऐसा आदमी दे सकता हूँ जो इतिहास रच देगा। मुझे बिना ध्येय वाला एक आदमी दे दीजिए तो मैं आपको एक स्टॉक क्लर्क ही दे सकता हूँ। माताओं के ध्येय होने चाहिए, सेल्स वाले लोगों के ध्येय होने चाहिए, गृहिणियों, विद्यार्थियों, मजदूरों, डॉक्टरों एवं खिलाड़ियों के ध्येय होने चाहिए। आप नियाग्रा की तरह हो सकता है कोई शहर रोशन ना कर पाए, परंतु निश्चित ध्येयों से आपकी अपनी शक्ति बाहर आने लगती है और चीजें होने लगती हैं। ध्येय की आवश्यकता पर बल देने के लिए क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति सर एडमंड हिलेरी ने अपने इस अभियान को संपन्न कर पाने की किस प्रकार व्याख्या की थी? मान लो उसने व्याख्या की होती, वो एक दिन यूं ही टहल रहा था कि उसने स्वयं को विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर पाया, अथवा जनरल मोटर्स के निदेशक मंडल का अध्यक्ष कहे कि उसे ये पद इसलिए मिला क्योंकि वो काम का दिखावा करता रहा और वे बस उसकी पदोन्नति करते रहे जब तक कि वो जनरल मोटर्स के निदेशक मंडल का अध्यक्ष नहीं बन गया। यह हास्यास्पद होगा, परंतु उससे अधिक हास्यास्पद नहीं कि आप सोच लें कि आप कोई भी विशिष्ट कार्य बिना विशिष्ट ध्येयों के संपन्न कर सकते हैं। किस प्रकार के ध्येय? ध्येय के 7 भिन्न प्रकार होते हैं: भौतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, करियर, परिवार, मानसिक एवं सामाजिक। इस पूरी पुस्तक में शुरू से अंत तक मैं सभी ध्येयों को उदाहरणों में बुनता रहा हूँ, परंतु स्थान की सीमाओं का तकाजा है कि मैं उनमें से कुछ पर एकाग्र होऊं, क्योंकि मेरी सोच काफी हद तक आदर्शवादी कही जा सकती है। इसलिए मेरे द्वारा आर्थिक ध्येयों के लिए इतना स्थान देने पर आपको थोड़ा आश्चर्य होगा। आपको ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए। धन यदि वैध रूप से कमाया गया है तो ये एक पैमाना है जिससे आपकी सेवाओं के हिसाब का पता चलता है। आपके लिए आवश्यक है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा कमाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने से कम निपुण लोगों के लिए काम के अवसर पैदा करते हैं। बहुत से लोग गलत तरीके से, जैसा कि अक्सर होता है, धर्म सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहते हैं कि धन सारी बुराइयों की जड़ है। ऐसा नहीं है, बल्कि धन का प्यार सारी बुराइयों की जड़ है। इन चीज़ों को कह चुकने के बाद अब मैं ईश्वर के प्रथम पवित्र आदेश पर बल दूं कि यहोवा भगवान से पहले हमारा कोई और आराध्य नहीं है। इसमें धन भी शामिल है।
अब तक का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सोलोमन अपने धर्म संदेश में कहता है कि वो व्यक्ति जिसे चांदी की तलाश है कभी भी चांदी से संतुष्ट नहीं होगा। अर्थात यदि धन हमारा भगवान हो जाए तो भले ही हमारे पास ये कितना भी हो, इससे हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। हम जानते हैं कि ये सत्य है कि गत 2 वर्षों में 5 अरबपतियों का देहांत हुआ और वे पांचों अपने अंत समय में भी और अधिक धन कमाने में जुटे हुए थे। किसी ने घर के एक बुजुर्ग से पूछा कि उसके अनुमान से हावर्ड ह्यूज अपनी मृत्यु पर कितना धन छोड़ गया होगा, और बुजुर्ग ने कहा वो सब कुछ छोड़ गया। यदि कोई आपसे पूछे कि आप कितना छोड़कर जाने वाले हैं तो उनसे बस इतना कहें, उतना ही जितना हावर्ड ह्यूज छोड़कर गया। धन तथापि सेवाओं के हिसाब का अनुपम पैमाना है। आप चाहें किसी भी व्यवसाय में हो, लगभग बिना किसी अपवाद के आप जितनी अधिक सेवा देते हैं उतने ही अधिक उससे आर्थिक पुरस्कार मिलते हैं। एक चीज़ आप पहले ही खोज चुके हैं कि जब धन की ज़रूरत होती है तो उसके बदले बहुत कम विकल्प होते हैं। यदि बाकी सब बातें एक सी हों तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि धन का होना उसके ना होने से बेहतर है। इसके अतिरिक्त इसकी रंगत शानदार है और ये किसी के साथ भी चलता है। इस्पात के सपनों वाला। सदियों से शब्दों के व्यापारियों ने सपने देखने का विचार बेचा है। सिर्फ कुछ वर्षों पहले मार्टिन लूथर किंग ने उन शब्दों का महत्व और बढ़ा दिया जब उसने अपनी प्रसिद्धि माउंटेन टॉप वार्ता से अमेरिका की चेतना को झकझोर दिया एवं करोड़ों कदम कूच के लिए उठ पड़े थे। जब उसने दुहाई दी, मेरा एक सपना है। दूसरा आदमी जिसका एक सपना था और उसने उसे पूरा होते देखा, एक नाटे कद का सिगार पीने वाला ऊर्जा का गट्ठर है जिसके प्यार का कुआं कभी नहीं सूखता। उसका नाम डेक्स्टर येजर है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पारिवारिक अनुबंध गहरे हैं एवं धार्मिक विश्वास दृढ़ है। डेक्स्टर ने येल की छात्रवृत्ति त्याग दी थी क्योंकि वो सफलता के मार्ग पर चल पड़ने के लिए उतावला था। उसका मुक्त उद्योग का सपना कूल एड जग से शुरू हुआ, जो शीघ्र ही फायदेमंद लोकप्रिय स्थिति में पहुंच गया। कम आयु में ही सफलता का स्वाद चख लेने ने उसे मुक्त उद्यम व्यवस्था का पूरी तरह समर्थक बना दिया। डेक्स्टर एक कार सेल्समैन के रूप में, सीयर्स के व अन्य उपक्रमों के आंतरिक सेल्समैन के रूप में एवं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ अपनी सीमित यात्रा में काफ़ी सफल रहा। तथापि डेक्स्टर और उसके समर्पित साथी बर्डी ने बहुत लंबा डग कभी नहीं भरा था, जब तक कि हालातों के सिलसिले ने, जिसे वे ईश्वर द्वारा निर्देशित समझते हैं, उन्हें 1 नवंबर 1965 को एमवे कॉरपोरेशन ऑफ एडा में शामिल नहीं करा दिया। उनकी वृद्धि एवं सफलता स्थिर ही नहीं बल्कि दर्शनीय रही है। आज ट्रिपल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर्स श्रेणी में वे लगभग चोटी पर हैं। येजर्स के सपने जो पहले टूटे वायदों से असंभव से हो चले थे, उत्साह भरे लंबे कठिन परिश्रम से पूरे हो गए। आज येजर संस्था विश्वव्यापी एवं विश्व प्रसिद्ध है और इसकी गिनती हजारों में पहले 10 नंबर में होती है। डेक्स्टर की एमवे सफलता उसके एमवे में शामिल होने के बाद किए गए कार्यों के कारण ही नहीं है। उसकी सफलता ईमानदारी, चरित्र, प्रेम, एक निष्ठा, सत्यनिष्ठा एवं ईश्वर में आस्था के स्तंभों पर वर्षों तक निर्मित नींव के कारण है। उसकी सफलता लंबे समय तक उसके अपने मस्तिष्क में एक वास्तविकता बनी रही और उसका सपना तब साकार हुआ जब उसकी तैयारी की मुलाकात उपयुक्त अवसर से हुई। ये वास्तविकता बन गई जैसा कि डेक्स्टर जानता था कि ऐसा होगा, क्योंकि उसने लड़कपन में ही अपने सपने को जन्म दे दिया था। फिर उसने एक युवा के रूप में इसे सींचा और इसकी परवरिश की जब तक कि पुरुष के रूप में ये विकसित और मजबूत नहीं हो गया। सफलता की प्रक्रिया में येजर्स ने व्यापार और जीवन को अपना सर्वस्व दिया, प्रयास, समर्पण आदि। अतः ये अवश्यंभावी था कि उनको बहुत सी चीज़ें मिलती। आर्थिक सुरक्षा, 7 बेडरूम और स्विमिंग पूल वाला 11,000 फीट का सुंदर घर, बड़ी कारें, मोटर होम, हीरे की अंगूठियां आदि। बर्डी अपनी वचनबद्धता और सफलता को संक्षेप में इस प्रकार बताते हैं: जब आप एक सीमा निर्धारित करते हैं कि आपको क्या देना है और करना है, तो आप कितना ऊंचा जाने वाले हैं, वहां जाकर आपके पास क्या होगा, इस चीज को सीमा निर्धारित कहते हैं। क्योंकि डेक्स्टर ने कोई सीमा निर्धारित नहीं की कि वो क्या देने वाला है, तो उसे जो प्राप्त हो रहा है उसकी भी सीमाएं हट गई हैं। हो सकता है मौलिक रूप से डेक्स्टर ने ऐसा ना कहा हो, परंतु उसने यदि ये कहावत नहीं गढ़ी, किसी को भी अपने सपने मत चुराने दो, तो भी वो इससे काफ़ी समीप समझा जाता है, क्योंकि
वो पूरे देश में श्रोताओं को चुनौती देते हैं कि वे अन्य लोगों से अपने साथ के प्रति चौकन्ना रहें, ताकि कोई भी उनके सपने ना चुरा सके। जहाँ तक डेक्स्टर एवं बर्डी येजर की बात है, तो उन्होंने बहुत पहले अपने सपनों को इस बात का बना लिया था। ये सिद्धांत आपके काम आएगा, जैसा कि डेक्स्टर येजर के आया। उसकी कहानी कई मायनों में शिखर पर मिलेंगे के सिद्धांत को दर्शाती है, क्योंकि डेक्स्टर को वही सब कुछ मिल रहा है जिसे हमारे आर्टिस्ट ने शुरू के पृष्ठों में सीढ़ी पर दिखाया है। वो शिखर पर पहुंचा क्योंकि उसने आदमी को भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप में लिया। वो वहां पर टिका हुआ है क्योंकि उसने एक दृढ़ नींव पर निर्माण किया है और क्योंकि उसे शिखर पर स्थान की सीमाओं का ज्ञान है। इतनी जगह नहीं है कि आप बैठ जाएं। वो जीवन में जो चाहता है उसे मिल रहा है, क्योंकि वो सैकड़ों लोगों को जो वे चाहते हैं उसे हासिल कराने में उनकी मदद करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो पहले की तुलना में अपनी खूबसूरत पत्नी और 7 प्रसन्न, स्वस्थ और सुव्यवस्थित बच्चों के और करीब है। ऐसा है डेक्स्टर येजर इस्पात के सपनों वाला। अब तक आप अपने ध्येयों के बाबत कुछ करने के महत्व को समझ गए होंगे, तो आइए आगे बढ़ें और ध्येयों के लक्षणों को जानें एवं उन्हें किस प्रकार निर्धारित करें व किस प्रकार उन तक पहुँचे, इसकी व्याख्या करें। तो दोस्तों, यहाँ पे खंड 4 का अध्याय 1 समाप्त होता है। कल मैं आपके लिए अध्याय 2 लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।